नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आज विशेष मुलाकात में हमारे साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर उदय निरगुरकर। इनका परिचय मैं आपसे करा दूं। ये पत्रकार तो है ही, लेकिन पत्रकार होने के साथ साथ अगर कहूं कि ये बहुत अच्छे प्रबंधक भी हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, और सबसे बड़ी बात कि समसामयिक दर्शन या समसामयिक राजनीति पर इनकी इतनी अच्छी पकड़ है कि इनकी लेखनी से लोग जो है सीखते हैं। और आज इसी यात्रा को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले डॉक्टर निरगुरकर जी, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में, विशेष प्रोग्राम में। कृष्ण कुमार जी, मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आपका आने के लिए उतना ही धन्यवाद सर। और शुरुआत मैं करूंगा सर, जिस तरीके से अभी राममय माहौल पूरा हिंदुस्तान का जो है राममय माहौल बना हुआ है, और हम लोग जितने भी इंटरव्यू कर रहे हैं आज कह रहे हैं कि राम के नाम पे ही सारी चीज़ें हो रही हैं। आपने उस लंबी यात्रा को देखा है, कवर किया है, महसूस भी किया होगा। मैं जानना चाहूँगा कि 90 से लेकर के अभी तक की जो यात्रा चली है, मैं आपके अनुभव एज ए जर्नलिस्ट, आपने किस किस तरीके के पड़ाव देखे हैं? एक संघर्ष का बहुत बड़ा इतिहास है, और ये संघर्ष 90 से नहीं शुरू हुआ है जी, ये 1528 से शुरू हुआ है, बिल्कुल। जब राम जी का जो भव्य मंदिर था वहाँ पे वो गिराया गया। और इसमें और सोमनाथ में एक फर्क है। सोमनाथ में बहुत बार सोमनाथ गिराया गया है, जो अलाउद्दीन खिलजी ने गिराया, मोहम्मद गजनी ने गिराया, 20 बार 21 बार गिराया, लेकिन वहाँ पे मस्जिद नहीं बनाई। यहाँ पे मस्जिद बनाई गई क्योंकि वो चाहते थे इस देश की धरोहर, इस देश की पहचान और इस देश का गुरूर अभिमान उसको कुचल डालें। बिल्कुल। और सांस्कृतिक अवधारणा जो है हमारी, हमको एकत्रित रखने वाली जो शक्ति है राम, उसी को खत्म करे तो राष्ट्र खत्म हो जाएगा। और इसीलिए वही अगर हम निकाल देंगे तो राष्ट्र तेजहीन हो जाएगा। और जो हमने देखा, राम के जाने के बाद राष्ट्र तेजहीन हो गया, लेकिन हमारे दिल से राम को नहीं निकाल सकते। बिल्कुल। राम तो अगर कोई मिलता है तो भी राम राम कहते हैं। आप कोई भी भारत की प्रादेशिक भाषा लो, बोली लिखित रूप ले लो या बोली भाषा ले लो, अखंड भारत का कोई भी देश ले लो, चाहे वो अफगानिस्तान भी क्यों न हो, वहाँ की बोली भाषा में भी राम और राम का साहित्य है। मैं थाईलैंड गया हुआ था, आपको आश्चर्य होगा, ये 90s की बात है। वहाँ पे किसी को मिला तो बोले आपके यहाँ बहुत बवाल चल रहा है राम जन्मभूमि के ऊपर, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता राम तो यहाँ पैदा हुए थे। अयोध्या नाम है, अयोध्या को उन्होंने अयोध्या बना दिया था। बोले अयोध्या में राम पैदा हुए थे। तो मैं तो अचरज में पड़ गया। मैं बोला उस वक्त बनात वाला थे, अगर उनको पता चलता तो शायद मसला वही खत्म करने को कहते। ये क्यों हुआ? जो भी भव्य दिव्य मंगल है, जो हम बनना चाहते हैं, उससे हम जोड़ना चाहते हैं, उससे जोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल। हाँ, वो जो जोड़ने की बात है ना, उसी से उन्होंने अपने यहाँ राम का जन्म हुआ ऐसा मान लिया। बिल्कुल। एक चीज और यही सब जगह पे है। तो आज राम का संघर्ष होना स्वाभाविक था। बिल्कुल। पहले तो मुगलों के खिलाफ था, उसके बाद कांग्रेस के खिलाफ था, उसके बाद समाजवादी पार्टी के खिलाफ, और उसके बाद एक न्यायालय की बहुत लंबी प्रक्रिया चली, और उसके चलते उसमें पूरी तरह संतुष्टि के बाद, लीगल ऑर्डर के बाद ये बन रहा है। मुकेश जी याद रखिए, यहाँ पे 85% हिंदू हैं। 500 साल की लड़ाई के बाद जब कोर्ट का ऑर्डर फैसला ये आया कि यहाँ मंदिर बनेगा, किसी अन्य धर्मीय के बाल को भी बाका हुआ? कुछ नहीं। कहीं पत्थरबाजी हुई, कहीं नारे लगे, यही संयम, इसे ही तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम इसे ही कहते हैं। तो राम जो हमारी रग रग में है, इसकी ये पहचान है। बिल्कुल। बहुत अच्छी आज जब ये 22 जनवरी को राम लल्ला वहां विराजमान होंगे, राष्ट्र करवट लेगा। बिल्कुल। और राष्ट्र, मुझे लग रहा है कि इतिहास करवट लेगा। नहीं, एक राष्ट्र पूरा लेगा, क्योंकि नजरिया बदल जाएगा। अब तक हम उड़ने वाला परिंदा बनना चाहते थे, अब इसके बाद हम वो आकाश बनना चाहेंगे जिसमें सैकड़ों हजारों परिंदे पर मार सके। बिल्कुल, ये फर्क है। एक चीज आपने अभी सोमनाथ का जिक्र किया, मैं एक चीज, सोमनाथ 10 बार तोड़ा गया, लेकिन हर एक बार फिर निर्माण भी हुआ। क्योंकि अगर आप तोड़ते हैं, फिर से तोड़ते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कोई निर्माण कर रहा है। निर्माण करने वाले जो हिंदू समाज के लोग थे, उनका नाम कहीं इतिहास में दर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी रहा। मुझे लगता है कि यही शायद सनातन की शक्ति है, जिसको वो तोड़ नहीं पाए, और राम जन्मभूमि पे बिल्कुल। आपको उसकी एक स्टोरी बताता हूँ जी। इसको जो जिसने तोड़ा वो अफगानिस्तान से आया हुआ था। बिल्कुल। और यहाँ से सब लूट पाट के लेके गए, जितने भी
यहाँ का धन था वो बिल्कुल। धन सब लेके गए, सोना चांदी सब कुछ लेके गए। 2000 साल में जब वाजपेयी की जी सरकार थी, उस वक्त हमारा एक हवाई जहाज उन्होंने हाईजैक किया था और वो वाया कराची आई थिंक, वो दुबई या कराची, दुबई कंधार में किए, और कंधार में वो उसको बहुत दिन रुका के रखे थे, होस्टेज बना के रखे थे। उस वक्त जो पैसेंजर थे उनको मिनरल वाटर चाहिए था, उनको क्रोसिन चाहिए था, और उस देश ने बताया कि हमारे यहाँ क्रोसिन और मिनरल वाटर नहीं बनता। और उसी साल 300 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करके हिंदुस्तान ने $300 मिलियन फॉरेन एक्सचेंज पाया हुआ था। आप आक्रमण करके संपत्ति छीन सकते हो, बिल्कुल, ज्ञान की लालसा जो हमारे अंदर है वो नहीं जीत सकते। बिल्कुल। एक चीज़ सर, हमने अब अयोध्या की बात करी, परसेप्शन मीडिया का भी बदला, परसेप्शन दुनिया का भी बदला भारत के प्रति। मैं भारत में काम करे जो विदेशी मीडिया में उसके परसेप्शन की बात करूँ, क्योंकि आपकी लंबी एक जर्नी रही है। ख़ासतौर पे अगर आप कहें बीबीसी की बात करें तो बीबीसी ने भारत में बहुत सारे परसेप्शन सेट करने की कोशिश की जो बाद में लोगों की पहचान पाई। मैं चाहूँगा आपकी जर्नी के साथ साथ वो जो जर्नी चल रही थी, ज़रा हमारे दर्शकों को वो बताएं कि वो किस तरीके से एक अलग परसेप्शन लेकर के चल रहे थे, जो परसेप्शन टूटा। उसको सत्य माना गया इस देश में, और यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इसको सत्य माना गया, और यही सत्य को लेकर एक पॉलिटिकल थॉट भी चला हमारे यहाँ, और उसी से चुनाव भी लड़े गए, उसी से हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी भी बना। बिल्कुल। और उसका परिणाम क्या हुआ, एक झलक देता हूं मैं आपको। 1947 में हम आज़ाद हुए। उस वक्त 85% ऑफ इंडिया वाज रूरल, 75% से ज़्यादा हमारे यहाँ इलिटरेसी थी। यहाँ के सारे उद्योग व्यवहार को अंग्रेजों ने 150 साल में ख़त्म किया था। औरंगजेब के ज़माने में हमारा ट्रेड जो था, इंटरनेशनल ट्रेड का शेयर था, वो लगभग 25% पे था, और औरंगजेब मुगल आने के पहले तो वो 33% पे था। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ, ये तो ब्रिटिश, हाँ, ये तो ब्रिटिश की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है। बिल्कुल। अब ये जो था 1947 में 4% पे थे हम वर्ल्ड ट्रेड में, और उसके बाद 20 साल में कहाँ पहुंच गए साहब, 0.4%, 4 से पौने, और अभी इतनी मशक्कत के बाद हम 5% पे पहुंचे हैं। अब सुनिए मेरी बात, क्या हुआ, 30 साल तक हमने क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल, जो कुछ करेगा सरकार करेगा, रशियन मॉडल। उससे क्या हुआ, जो भी करेगा सरकार करेगा, हवाई जहाज बनाना है सरकार बनाएगा, हवाई जहाज चलाना है सरकार चलाएगा, होटल चलाना है सरकार चलाएगा, एजुकेशन सरकार चलाएगा। इससे क्या हुआ, 1.1% हमारा जो क्या जिसको कहते हैं पर एवरेज इनकम थी, वो 1.1%, इकोनॉमिक ग्रोथ 3.5%, हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ 2.2%। कारण क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ, $20 बिलियन से हमारा कर्जा $80 बिलियन हो गया, और $80 बिलियन इतना आ गया पानी कि हमको 1991 में सोना गिरवी रख के देश चलाना पड़ा। तब जाके अवेकनिंग हुई और देश बदल गया। और उसके बाद जो पिछले 10 साल में, आज ये मोबाइल 2010 में 100 मोबाइल इस देश में जो इस्तेमाल होते थे, उसमें से 98 विदेश से आते थे, चाइना से आते थे। आज 98 यहाँ पे होते हैं और 2 वहां से आते हैं। अब चाइना +1 पॉलिसी नहीं है साहब, इंडिया +1 पॉलिसी है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। रेलवे नेटवर्क की बात लीजिए साहब, रेलवे नेटवर्क जितना तेजी से बढ़ रहा है, उतना नेटवर्क एक साल में, अपन स्विट्जरलैंड में जितना नेटवर्क है ना रेलवे का, उतना एक साल में यहाँ कर रहे हैं। रेलवे ले लो। एक चीज़ मैं डॉक्टर उदय, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये सारी चीज़ें जो अभी हो रही हैं यहाँ पे, पहले भी संसाधन थे हमारे पास, पहले भी अधिकारी वही थे, इंफ्रास्ट्रक्चर वही था, डिसीजन लेने वाले लोग केवल चेंज हुए हैं। नियत में बदलाव आया है, और ये इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है। प्रामाणिकता नहीं थी, देश पे मोहब्बत नहीं थी, प्राथमिकता देश नहीं थी, प्राथमिकता खुद, उसके बाद मेरा पक्ष, और उसके बाद अगर थोड़ा कुछ बचा तो और उसी के कारण था। 2014 के पहले एक दिन तो ऐसा आया था कि मंत्रिमंडल की बैठक बुलानी है तो तिहाड़ जेल में बुलाए हम, क्योंकि उतने लोग तो तिहाड़ में गए हुए थे। एक चीज़ मैं और कहूँगा, जो आपने कहा कि आज़ादी से लेकर के जब तक कांग्रेस का शासन खास तौर पे रहा, डेवलपमेंट नहीं हुआ। ये जो सारी पॉलिसी थी कि सरकार ही सब चीज़ करेगी, ये लेफ्ट की पॉलिसी करेक्ट मानी जाती है। करेक्ट। तो लेफ्ट तो खत्म हो गया, पॉलिटिकली लेफ्ट इज नोवेयर, लेकिन जो लेफ्ट जो विचार था, वो विचार इस जमीन से जुड़ा हुआ नहीं था।
इसके लिए वो लेफ्ट है करके डिफीट नहीं हुआ है, वो इस जमीन से जुड़ा हुआ नहीं वैसे वैसे भी तो आयातित था ये विचार ही, वामपंथ ही तो अब बाहर से रसा से लाया गया था। ये जो पत्रकारिता थी ना, वामपंथी पत्रकारिता, कोरोना जब आया, पहली वेव आई, एक हेडलाइन आई थी, सारे अखबारों में आई थी, जॉन हॉपकिंस का रिसर्च 40 करोड़ हिंदुस्तानी मरने वाले हैं। सब डर गए, मैं भी डर गया। 8 दिन के बाद जॉन हॉपकिंस ने बताया ऐसा कोई रिसर्च हमने नहीं किया है। ये खबर कहीं पढ़ी आपने? कहीं नहीं पढ़ी। उस वक्त क्या बोला गया, हिंदुस्तान बर्बाद हो रहा है, फाइजर की वैक्सीन ले लो आप। हमको बोला जा रहा था आपके पास वेंटिलेटर नहीं है, बेड नहीं है, नर्सेस नहीं है, डॉक्टर नहीं है, मास्क नहीं है, रेमडेसिविर नहीं है, वैक्सीन नहीं है, अस्पताल नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। जब कोरोना खत्म हुआ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, WHO की साइट कह रही है, सबसे कम डेथ रेट हिंदुस्तान में है 1.1%, और जो विकसित राष्ट्र हैं उनके पास 4.4, 4.6। तो ये किसने करके दिखाया? बिल्कुल, ये इस देश ने करके दिखाया। और हमने वैक्सीन तैयार की, और वो वैक्सीन हमने 110 देशों को मुफ्त में दी, क्योंकि ये देश वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है। यही हमारी इस धरती की धरोहर है। और जो अब इंग्लैंड की वकालत कर रहे थे, फाइजर ले लो, ये ले लो, वो कर रहे थे, उस इंग्लैंड को अगर हमको वैक्सीनेट करना था तो एक दिन इस देश ने दिखा दिया कि एक दिन में हम 2 करोड़ 67 लाख को वैक्सीनेट कर सकते हैं। पूरा इंग्लैंड को हम 4 दिन में वैक्सीनेट करके वापस भेज सकते थे। लेकिन ये मीडिया कभी नहीं लिखेगी। ये जो हमारा अचीवमेंट है, एनजीओज का अचीवमेंट है, सरकार का अचीवमेंट है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना। हम लोग इसको दिखाते रहे, हम लोग इसको दिखाते रहे, लेकिन ये मीडिया को बताते रहे। वो जो वामपंथी मीडिया है, ये कभी आपको बताएंगे नहीं वो मोजो किट लेके गंगा किनारे बैठेगी या शमशान में जाएगी। बिल्कुल, ये बहुत गलत है डॉक्टर। ये वन साइडेड है, इसका निषेध होना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर निरगुरकर, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने कॉर्पोरेट मीडिया में भी बहुत काम किया है और आप CEO रहे हैं गोदरेज जैसी बड़ी कंपनी के, और उसके बाद से आपने मीडिया में प्रवेश किया। दोनों दो अलग अलग धाराएं। लोग कहते हैं कि सच्ची पत्रकारिता का कभी भी जो है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से बनता नहीं है, एक सामंजस्य नहीं बनता, लेकिन आपने दोनों जगह सामंजस्य बिठा के रखा। तो अभी की जो पत्रकारिता चल रही है, क्या आपको लगता है कि कॉर्पोरेट हावी है अभी भी जर्नलिज्म पे? नहीं, मैं इसको इस तरीके से नहीं देखता। देखिए, कोई भी मीडिया जो पुराने जमाने की भी हो, उसमें एक बिजनेस मॉडल तो है ही ना। कोई मैं अखबार चलाता था, और वो 22-24 पन्ने का जब अखबार निकालना है तो उसका 18-20 रुपया खर्चा आता है, और आप 5 रुपए से ज़्यादा बेच नहीं सकते, तो 15 रुपए का जो घाटा है वो अखबार एडवर्टाइज से भरना है। सेम इज द केस विद न्यूज चैनल्स। तो ये एक बिजनेस मॉडल है। लेकिन आप सरस्वती के ऊपर लक्ष्मी को हावी नहीं होने देना है। आपको इसका व्यवसाय जरूर करना है, लेकिन इसका धंधा नहीं बनना है, गंदा धंधा नहीं बनाना है। बिल्कुल, ये क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है वो नेशन के ऊपर होता है, नेशनल इंटीग्रिटी पे होता है, लोगों की सोच और दिमाग पे होता है। तो ये समझ के चलने वाले लोग बहुत कम हैं, और कॉर्पोरेट सेक्टर में तो बहुत कम है। ये हमारा दुर्भाग्य है आज का, कि जो देश को प्रथम नहीं मानते, इस वतन को प्रथम नहीं मानते, हमारे सांस्कृतिक धरोहर को प्रथम नहीं मानते, और उसके चलते फिर एक नैरेटिव, एक अभी चैनल चल रहा है वो मालदीव्स की बात चला रहा है। बिल्कुल, हाँ, मालदीव की बात चला रहा है, मालदीव के पक्ष को सामने रख रहा है। कि ये क्यों रख रहा है? तो क्योंकि उनकी सोच में उसके पीछे कुछ चीजें हैं जो हमारे प्रेक्षक अच्छी भली बात ही जानते हैं। एक चीज और भी है, जो सुदर्शन न्यूज, जैसे खासकर मैं अपनी बात करूं या सुरेश चौहान के जी की बात करूं, सुदर्शन न्यूज जो चलाता था शुरू से, आज से 20 साल की यात्रा हमारी है। 20 साल की यात्रा में हम लोग जो लेके चले थे, राष्ट्रवाद की पत्रकारिता लेकर चले थे, शुरू में काफ़ी विरोध झेलना पड़ा, लेकिन अब बाकी जो मेन स्ट्रीम मीडिया अपने आप को कहती थी, अब उनको भी इसी लाइन पे आना पड़ा। आज राम TRP दे रहे हैं। हम लोग 20 साल से श्री राम को दिखाते रहे हैं, या जो राष्ट्रवादी एजेंडा है उस पर काम करते हैं, लेकिन लोग नहीं। लेकिन अब सबको आना पड़ा। क्या लग रहा है कि लोगों का परसेप्शन बदला है या मीडिया को परसेप्शन बदला है? राम का TRP जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, वो 2 तरीके से है। एक तो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स, और दूसरा
टेलीविजन रिस्पेक्टेबिलिटी पॉइंट। कि ये रिस्पेक्टेबिलिटी आपको राम पॉइंट है। दिखाने के बाद रिस्पेक्ट मिलता है। टीआरपी तो बिल्कुल। आता जाता रहता है, लेकिन रिस्पेक्ट मिलता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये हमारे श्रद्धा और आस्था का विषय है। बिल्कुल। वो यहाँ से जुड़ा हुआ है। कोई भी चीज ले लो आप, कोई भी साहित्य ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें राम है। तो राम है तो राष्ट्र है, राष्ट्र है तो राम है। एक दूसरे का अटूट रिश्ता है। आज मीडिया ने इसको जाना है। मुझे कहने में गर्व है कि इसी लाइन को सुदर्शन चैनल और सुरेश चव्हाण जी बहुत सालों से चला रहे हैं। आज दुनिया को इसका महत्व समझ में आया है। देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल, देर आए दुरुस्त है। एक चीज़ और सर, आप मुंबई में पत्रकारिता करना, मुंबई में पत्रकारिता करने वाली की जहाँ तक मैं समझ, चुनौती जो एक कहते हैं कि बॉलीवुड से चुनौती मिलती है। अक्सर बॉलीवुड वैसी चीज़ों को प्रमोट करने में रहता है, हमारी सभ्यता, संस्कृति, देवी देवताओं के खिलाफ वहाँ पर स्क्रिप्ट लिखी जाती है, एक प्रोपेगेंडा पेश किया जाता है। वैसे में अगर कोई राष्ट्रवाद या इसके खिलाफ पत्रकारिता करना चाहे वहाँ से, तो मुंबई में थोड़ी चुनौती ज़्यादा थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक लॉबी है। बिल्कुल। जो लॉबी चैनल के मालिक को इन्फ्लुएंस करना चाहती है और पत्रकारों के एक समूह को एक नैरेटिव के तहत नचाना चाहती है। लेकिन जो राष्ट्रवाद है वो बहुत ज़्यादा दिन तक आप उसको अंधेरे में नहीं रख सकते। वो सूरज है, कभी न कभी तो बाहर आएगा ही। आप चाहे नहीं चाहे, वो खुद ब खुद निकल के आएगा। एक चीज़ मैं अपना अनुभव, मैं आपका अनुभव जानना चाहता हूँ कि जब 20 साल पहले ये जर्नी स्टार्ट हुई थी और जब राष्ट्रवाद की बात आप करते थे, सनातन की आप बात करते थे, तो प्रेस वार्ता में आप जाते थे, अगर वैसे सवाल पूछते थे तो जो बाकी आपके जो सहकर्मी पत्रकार थे वो आपको ऐसे करके देखते थे, ये क्या पूछ रहा है आप। तो इस तरीके की चीज़ों को झेलते हुए भी लोग जो है सामने आए। मैंने इसका बहुत सामना किया है मेरी जिंदगी में। मुझे याद है कि जब महाराष्ट्र में गणपति फेस्टिवल बहुत बड़े पैमाने पे उत्सव मनाया जाता है, तो मैंने गणपति की पूजा शास्त्रोक्त पद्धति से, सनातन पद्धति से कैसी की जाती है, इसका एक रिकॉर्डिंग करके गणेश पूजा के दिन उसको चलाया था। तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी आलोचना हुई थी। जब मैंने गणपति के टाइम पे ऐसे अप्रसिद्ध गणपति है जो हमको मालूम नहीं है, मंदिर है, पुराने मंदिर है, इनको 300 400 साल का इतिहास है, उसके ऊपर मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई और ऐसे हजारों मंदिर मैंने महाराष्ट्र के दिखाए। जब नवरात्रि आई तो नवरात्रि के दिन देवी माँ के मैंने ऐसे कई सारे मंदिर दिखाए जो हमें मालूम भी नहीं थे। तो ये सब हमने किया। तो पहले तो हमारे पत्रकार भाइयों ने हमको नकारा, फिर जब उसको टीआरपी आई, फिर जब लोग पसंद करने लगे और उनको ही कहने लगे अरे यार तेरे चैनल पे ये बहुत अच्छा चल रहा है, तो आके वो कहने लगे सर इस असाइनमेंट पे अभी मुझे भेजिए। तब वो बात ऐसी बदल गई कि हमको भेजिए, मैं यहाँ का हूँ, मैं यहाँ के मंदिर में जाके कर सकता हूँ क्योंकि मैं गया हूँ। तो इसके पहले क्यों नहीं किया था तुमने? चलो, मैं कहता हूँ कि एक वेलकम चेंज है। कुछ लोगों को समझने में थोड़ा वक्त लगता है, प्यार का पहला खत है, लिखने में जवाब देने में टाइम लगता है। एक सर आखिरी सवाल आपसे कि कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है, या जो बिकता है वही हम दिखाते हैं। इन दोनों के बीच का जो फासला है वो बड़ा सेंसिटिव है। उसका संतुलन ही मुझे लगता है कि टेलीविजन मीडिया है। देखो, पत्रकारिता संतुलन के बिना चल नहीं सकती। आप दोनों पक्ष रखिए और जो तथ्य है, जो जनता के हित में है, जो राष्ट्र के हित में है, उसको प्राथमिकता दीजिए, न कि केवल सेंसेशनलिज्म या कोई बाहर से आया है उसके ऊपर हमको पैसा मिल रहा है लेकिन इस देश के खिलाफ है। ये चलेगा नहीं, ये टिकेगा नहीं। ये मोबाइल क्यों चलता है? क्योंकि इस मोबाइल में सिम है तो ये मोबाइल चलता है। जर्नलिज्म में क्रेडिबिलिटी एक सिम की तरह है। अगर आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है तो लोग आपको ज़्यादा समय नहीं देखेंगे। इस क्रेडिबिलिटी को बरकरार रखना हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। राष्ट्र अगर आप प्रथम रखेंगे तो मुझे लगता है ये क्रेडिबिलिटी अपने आप आ जाएगी। बिल्कुल। धन्यवाद डॉक्टर निर्गुरकर जी, हमसे बात करने के लिए। आपने बहुत ही अच्छी बातें की और जो 4 दशकों का जो आपका अनुभव रहा, 4 दशकों की जो आपकी यात्रा थी, मुझे लगता है हमारे जो भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे उनको भी पता चल रहा होगा। खासतौर पे जो अभी के जो जनरेशन है, जो नए जनरेशन के जर्नलिस्ट हैं, उनको भी इस साक्षात्कार से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपना महत्वपूर्ण समय आपने हमें दिया। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।